नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आदरणीय साथियों, अभिभावक बंधुओं और प्यारे बच्चों, मैं सुनीता, ज्योग्राफी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत, आप सभी का नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं 11th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास चैप्टर करेंगे। तो आई होप वॉइस और विजिबिलिटी दोनों क्लियर होंगी। तो आप अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा, ताकि मुझे रियलाइज हो जाए कि यस दिस इज राइट, देन वी स्टार्ट द चैप्टर। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब चलो, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पोएम की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। हमने छोटी क्लासेस में सुनी थी ना पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। सुनी थी ना? बच्चों ने भी सुनी होगी सभी ने। तो उस समय हम बच्चे थे और वो देख के बड़े खुश होते थे। लेकिन आज इन लाइन्स को सुन के और जब हम बाहर बैठते हैं, निहारते हैं, तो हमारे दिमाग में असंख्य क्वेश्चन आते हैं कि ये छोटे छोटे सितारे जो चमकते हैं, ये कहाँ से आते हैं, कितने हैं, क्या हम इनको गिन सकते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर ही जीवन है, बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं, वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, क्यों जीवन संभव हुआ, किस प्रकार, इन असंख्य क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आज हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। डू यू वांट टू नो? ओके, लेट्स स्टार्ट। द पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए क्या क्या हमें करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर बनाया हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत हैं, एक प्रारंभिक सिद्धांत और दूसरा आधुनिक सिद्धांत। क्लियर? प्रारंभिक सिद्धांत क्या कहते हैं, एक बात मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि जो सिद्धांत है, जब हम देखेंगे जिस चीज के बारे में हमें अनुमान नहीं है, तो हम पहले उसके बारे में कुछ वैज्ञानिक विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती हैं, जिनका कोई संभावित हल हम सोचकर कार्य करना शुरू करते हैं, जिसको परिकल्पना कहते हैं। तो अनेक विद्वानों ने परिकल्पनाएं दी, लेकिन ये परिकल्पनाएं सिद्धांत रूप में तब बनती हैं जब ये रिसर्च के बाद प्रूव्ड हो जाती हैं विद फैक्ट एंड फिगर। हमारे पास डाटा उपलब्ध होते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं, ओनली देन वी कैन से दैट दिस इज प्रिंसिपल, सिद्धांत। क्लियर? तो ये पहले बहुत सारे विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने विचार दिए, अनेक प्रमाणों के आधार पर। तो क्या विचार दिए, उनको हमने दो पार्ट में बांटा, एक प्रारंभिक और दूसरा आधुनिक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक से, राइट? तो ये 10 चैप्टर्स, 10 सब पॉइंट्स हैं, इनमें हमने ये पूरा चैप्टर कवर अप करना है। फर्स्ट है प्रारंभिक सिद्धांत में इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक हुए हैं। कौन हुए हैं? जर्मन दार्शनिक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने 1755 ईस्वी में अपनी गैसीय हाइपोथेसिस, नाम नोट कर लेना, गैसीय हाइपोथेसिस, कौन सी? गैसीय परिकल्पना दी। गैसीय परिकल्पना दी। इन्होंने क्या कहा कि प्रारंभ में गैस और धूल का एक विशाल बादल था जो घूर्णन कर रहा था, मतलब घूम रहा था अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब उनमें घर्षण हुआ, घर्षण मतलब ऐसे घर्षण हुआ और टकराव हुआ, तो वो टूट गए, एक दूसरे से अलग हो गए। उनसे ही ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हुआ। उसके बाद लाप्लास फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 1796 ईस्वी में इमैनुअल कांट की गैसीय परिकल्पना को ही कुछ संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या नाम दिया जिसको? निहारिका परिकल्पना। इन्होंने क्या कहा, जैसे इमैनुअल कांट ने कहा था, आप ये देख रहे हो कि ये जो एस लिखा हुआ है, ये आद्य पदार्थ था, किसका? गैस और धूल का। चारों ओर जो छोटे छोटे कण थे, वो उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण तस्त्रीनुमा आकृति में घूम रहे थे। ये हो गई, जिससे ये एक दूसरे से अलग होते चले गए, ग्रहों का निर्माण हुआ। अब लाप्लास क्या कहते हैं
कि एक ठोस पदार्थ था, आद्य पदार्थ, जैसे इमैनुअल कांट ने कहा, वैसे ही गैस और धूल का एक विशाल बादल था जो घूर्णन कर रहा था। अपने ही घूर्णन के कारण जब घूमने लगा तो अणु एक दूसरे के निकट आ गए, जिसके कारण उनका व्यास जो ज्यादा था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जो पहले इतना था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो उसका जब आयतन कम हो गया, व्यास कम हो गया, तो क्या हुआ कि जो उसकी घूमने की गति थी, वेलोसिटी थी, वो बढ़ गई, जिसको कोणीय संवेग नामक शक्ति से मापा जाता है। तो अपकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स? अपकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विकसित हुई। वो क्या होती है कि उसमें कोई भी पदार्थ है उसमें बाहर छिटकने की प्रवृत्ति होती है। कैसे? ये देखो, मेरे पास एक चाबी आप देख रहे हो, मैं इसको, मान लो ये हमारे आद्य पदार्थ थे, जब मैं इसको घुमा रही हूँ धीरे धीरे, ये एरिया अधिक है, ये धीरे धीरे चल रही है, स्पीड इसकी कंट्रोल्ड है। जब इसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, एरिया इसका कम हो रहा है, और क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई, और क्या हुआ? बाहर निकल गई। क्लियर हुआ? तो अपकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ में छिटककर बाहर जाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें भी क्या था कि इन पदार्थों में जो ये बादल घूर्णन कर रहा था, ये इसमें पदार्थ अणु एक दूसरे के निकट आए, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण और घूर्णन के कारण इसका जो व्यास था वो कम होता चला गया और गति बढ़ गई, जिसके कारण ये अलग से एक आकृति, अलग से को नेबुला कहा, ये इससे एक प्लेटनुमा आकृति में एक छल्ला अलग हो गया, रिंग अलग होगी। ये पहली अवस्था थी। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? जब ये ऐसे ही घूमती रही और नजदीक आए, तो दूसरी अवस्था में ये जो रिंग थी ये अनेक पार्ट में बट गई। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में, अनेक खंडों में ये टूट गई। अब ये टूट गई तो आगे इसमें इसी प्रकार टूटने की प्रक्रिया, कोणीय संवेग जब गुरुत्वाकर्षण से अधिक अपकेंद्रीय बल हो जाता है तो कोणीय संवेग बढ़ जाता है, और जिसके कारण इसमें ये चिटकने की प्रवृत्ति पाई और ये एक दूसरे से अलग हो गई। फिर ये अलग होकर ये पदार्थ रिंगनुमा आकृति में अनेक ग्रहों के रूप में, जैसे ये आ गया, अलग हो गए और ये टूटकर इस प्रकार से अनेक ग्रहों का आकार ले लिया। ये थी लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना। क्लियर? दोनों, इमैनुअल कांट और लाप्लास, दोनों की ये परिकल्पना गैसीय हाइपोथेसिस या गैसीय परिकल्पना कहा जाता है कि गैस और धूल का एक विशाल बादल था जो घूर्णन के और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में टकराव उत्पन्न हुआ, गति ज्यादा हुई, कोणीय संवेग बढ़ गया गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये एक दूसरे से छिटककर अलग हो गए और धीरे धीरे ठंडे होकर इन्होंने ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण किया। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद फिर चैम्बरलेन और मोल्शन इस संकल्पना से, निहारिका और गैसीय परिकल्पना से सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कहा, चैम्बरलेन और मोल्शन ने 1900 में अपनी परिकल्पना दी। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ये तो माना कि गैसीय और धूल का एक विशाल बादल था, जो गैसीय पदार्थ थे उनको तारे का नाम दिया, जो सूर्य एक तारा है। अब इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं कि धीरे धीरे जो सूर्य, जो एक गैसों का और बादल था विशाल, गैस और धूल का, इसके नजदीक से कोई और दूसरा बड़ा तारा आया, जिसने अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया। तो पूंछनुमा आकृति बाहर की ओर निकल गई, सिगार की तरह। फिर ये इसकी गति दिखा रहा है ना, जब ये तारा और नजदीक आया तो ये सिगार की आकृति जो ये छोटी थी, ये इतनी अधिक बढ़ गई। जब ये तारा और सूर्य के बिल्कुल निकट आ गया और इसमें गुरुत्वाकर्षण इससे ज्यादा हो गया, तो इसने इन पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया, जिसके कारण एक छोटी सी डिस्क नुमा आकृति में ये एक दूसरे से अलग हो गए। क्लियर? 3 स्टेजेस क्लियर हो गए। किसने कहा? ये चैम्बरलेन और मोल्शन ने, कि एक और विशाल तारा है। ठीक है, अब इसी के आगे 4th स्टेज क्या कहती है कि इसी में जो मेन ये गैसीय पदार्थ थे, जिसको सूर्य कहा, एक प्रमुख तारा था, इससे यह डिस्क तस्रीनुमा आकृति में अलग हो गई
और उसी रूप में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। तो इस प्रकार अनेकों पिंड, अनेक समूह अलग हो गए तस्त्रीनुमा आकृति में, डिस्क नुमा आकृति में, और अलग अलग घूमने लगे, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये आप देख रहे होगे, ये हम आगे भी करेंगे। तो इस प्रकार ये इससे अलग होते चले गए। छोटे बड़े क्यों हैं, कैसे हैं, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम जीन जेम्स और हेराल्ड जेफरीज। जीन जेम्स ने 1919 में सिद्धांत दिया, द्वैतारक सिद्धांत, और हेराल्ड जेफरी ने इसको संशोधित किया 1929 में, और इसको क्या नाम दिया उन्होंने? द्वैतारक सिद्धांत। वैसे ये इससे मैच करता है, इनको इन्होंने समर्थन किया। अब जेम्स और जेफरीज ने क्या कहा कि कोई और तारा नहीं बल्कि मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना आकार में बड़ा तारा सूर्य के पास आया, अचानक पास आया, गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ और अचानक टकराया। टकराव के कारण एक दूसरे से टूट गया, अलग हो गया, जिससे अनेक प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ और ये टकराव जारी रहा। तो इस संकल्पना को उन्होंने द्वैतारक दिया कि सूर्य तो एक तारा है, एक और तारा उसके नजदीक आया, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? द्वैतारक सिद्धांत। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑटो स्मेड और कार्ल वाइजर ने 1950 में निहारिका परिकल्पना जो ऊपर दी उसका समर्थन किया, पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया। इन्होंने क्या कहा कि ऑटो स्मेड और कार्ल वाइजर ने कि जो ये निहारिका है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थी और कुछ धूल डस्ट पार्टिकल भी थे, कि जो ये सूर्य है इसके चारों ओर एक सौर बादल था, सौर पिंड भी था, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल, धूल कण शामिल थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण हुआ आपस में। जैसे हम रगड़ाव करते हैं, कणों में आपस में कंपन हुआ। जब अधिक गर्मी हो जाती है तो क्या होता है? अपने आप ही एक दूसरे से अलग हट जाते हैं। तो घर्षण के कारण ये एक दूसरे से अलग होने लगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण इसी प्रकार के जो अलग घनत्व के पदार्थ थे वो इसकी ओर इकट्ठे होते चले गए। जब इनमें घर्षण ज्यादा हो गया तो ये टूटकर एक दूसरे से बिखर गए और अनेक प्रकार की आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। मिल्की वे आकाश गंगा, जिसमें हमारी पृथ्वी शामिल है। आकाश गंगा क्या है? अनेक प्रकार के असंख्य तारों का समूह है, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक ये सारी आरंभिक सिद्धांत या परिकल्पनाएं थी जो वास्तविक रूप में प्रूव नहीं कर पाई, कि ये तो पता लगा दिया, ये बता भी दिया कि हाँ ऐसी रचना हुई है तो इसलिए इस प्रकार रचना हुई, लेकिन पूरी तरह वर्णन नहीं दे पाए। तो उसके लिए फिर आधुनिक सिद्धांत आया। आधुनिक सिद्धांत जिसको हम विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये किसने दिया? एडविन हब्बल ने। किसने दिया? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या बिग बैंग सिद्धांत एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में दिया। कब दिया? 1920 में। फिर संशोधन किया 1965 में, फिर 70 में इन्होंने फाइनल दे दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि एक एकाकी अणु है, जैसे ये रहा, गैस का बहुत, जिसका तापमान आयतन बहुत ही कम और तापमान और घनत्व अनंत था, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। पता नहीं कितना था, बहुत ज्यादा था, अनंत था। तो इस एकाकी अणु से, इस एकाकी परमाणु से ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। और ये मानते हैं कि ब्रह्मांड इस एकाकी कणों से विस्तृत होकर ऐसे हुआ, फिर ये बढ़कर इतना हो गया और फिर ये इस प्रकार से ब्रह्मांड विस्तारित होता है और वो अभी भी विस्तारित होता जा रहा है। अब कैसे? उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि एक, जैसे हम बैलून ले, एक्सपेरिमेंट, मेरे पास ये बैलून है, आप इस पे डॉट्स देख रहे हो, डॉट्स लगे हुए हैं। चलो अब हम इसको अगर फुलाते हैं, ये एक एकाकी अणु है, इसको हम फुलाते हैं,
अब आप क्या देख पा रहे हो, दिख रहा है आपको जो छोटे छोटे पहले निशान थे, ये जो छोटे छोटे एकाकी परमाणु था, अब वो देखो विस्तारित होकर कितना हो गया। इतना ही नहीं बल्कि कुछ नए भी अलग से हो गए। अब पहले जो केवल डोरसा है देखो इतना बढ़ गया, ये यहाँ बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो इससे आप प्रूव कर दिया उन्होंने कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है और ये विस्तार अब भी जारी है। परंतु नई परिकल्पना, मतलब इसमें नए डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर ये थोड़ा सा फेल होता नजर आया। परंतु फिर उन्होंने प्रमाण दिए। तो इसको 3 अवस्थाओं में, 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला क्या था, पहला पॉइंट क्या है इसका, उन्होंने क्या कहा कि लगभग जब पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, उससे भी पहले एकाकी परमाणु था जो किसका था, बहुत ही गर्म और अधिक अनंत घनत्व वाले पदार्थों का बना हुआ था और जिसका आयतन बहुत ही कम था, बहुत छोटा, तापमान ज्यादा। तो क्या होगा, जब कुछ समय के बाद, दूसरी अवस्था में क्या है, कुछ समय के बाद इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसका तापमान इतना अनंत है, घनत्व अनंत है, कोई अनुमान नहीं है। तो जब घर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, तो क्या होगा, टकराएंगे और उसके कारण इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और कब हुआ ये, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व। दिख रहा होगा ना आपको, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये अरब वर्ष पूर्व है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये बिग बैंग हुआ। अब क्या हुआ, ये इतना तेजी से विस्फोट हुआ कि 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से के कारण ही इतने अक्षेत्रों में ये आकाश गंगाएं हैं, अनेक प्रकार की आकाश गंगाएं एक दूसरे से अलग हो गई। तो जब ये अलग हुई तो क्या हुआ, इस जो एकाकी परमाणु था इससे गैस उत्सर्जित हुई, इसका तापमान रिलीज हो गया, ऊर्जा निर्मुक्त हो गई। अब यहाँ पर आ गई, इसके बाद ये बढ़ती चली गई। तीसरी विचारधारा क्या कहती, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि बिग बैंग के बाद बहुत अधिक विस्फोट हुआ और ये आकाश गंगाएं बनती चली गई। अब इनमें फिर घर्षण के कारण विस्फोट हुआ और ये आकाश गंगाएं इस प्रकार विस्तारित होती चली गई। तो अनेक प्रकार के ग्रहों का और इनका निर्माण हुआ, अर्थात हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे विस्तारित होता चला। क्लियर हुआ, ये थी हमारी आधुनिक सिद्धांत विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके, ये हमारे दोनों सिद्धांत क्लियर हो जाते हैं यहाँ तक। अगला आता है तारों का निर्माण। अब तारों का निर्माण कैसे हुआ, अभी हमने किया, तारे देखते हो ना आसमान में, बहुत सारे टिमटिमाते हुए छोटे 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 नजर आते हैं, है ना। तो इनका निर्माण कैसे हुआ, अभी हमने देखा कि अनेक घनत्व के, अलग अलग घनत्व के और तापमान के पदार्थ थे। जब अलग अलग घनत्व और तापमान के पदार्थ थे तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन जैसे हल्की गैसें थी, वो हल्की गैसों वाले जो गैसियस पदार्थ थे वो छिटक कर दूर हो गए और जो भारी पदार्थ थे वो सिकुड़ते हुए अंदर की ओर जम गए। जब जो हल्के पदार्थ थे वो दूर होते चले गए गैसों के कारण, तो उसमें हाइड्रोजन गैस की अधिकता थी जिसके कारण वो चमकने लगी। और ये अलग अलग घनत्व में भिन्नता होने के कारण उसी प्रकार के घनत्व वाले पदार्थों को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इनके बड़े बड़े झुंड से बन गए, जिससे तारों का निर्माण हुआ। और ये निर्माण कब हुआ, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण हुआ। क्लियर? सो ये भी एक तारा है जो जनक माना जाता है कि जनक तारा है, जिसके कारण ही अन्यों का निर्माण हुआ, घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल की भिन्नता के कारण। अगला आता है हमारा ग्रहों का निर्माण। अब ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ मैं आपको एक पार्ट और ऐड करना चाहूंगी तारों के निर्माण में ही, कि मतलब हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग कितनी दूर है मालूम है, 14, ये देखो ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, मैं आपको दिखा भी दूं। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और निहारिकाएं, अनेक निहारिकाएं, जैसे अलग अलग ये तारे अलग होते गए या गैसीय पिंड अलग होते गए,
तो असंख्य तारों ने निहारिकाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया, आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू कर दिया। आकाशगंगाएं इतनी विस्तृत होती हैं कि सूर्य का प्रकाश इन तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, काफी समय लग जाता है, जिसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, मेन क्वेश्चन ये रह गया है। प्रकाश वर्ष आपको याद लग रहा होगा कि यह प्रकाश का मापन है, नहीं, यह दूरी का मापन है। दूरी क्या, कि जो हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से सूर्य से इस पृथ्वी तक औसत दूरी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है, जबकि प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी तेजी से आता है। और आकाशगंगाएं लगभग करोड़ों किलोमीटर लंबी चौड़ी है, जिनमें अनेकों असंख्य तारे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकाश पहुंचता है। तो इसीलिए कुछ हमें तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं और चमकते हैं। सूर्य बहुत बड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा तारा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये देखो, आपको इसमें क्लियर होगा। ये आपकी बुक में क्लियर 3 पॉइंट क्लियर दिए गए हैं। तारे निहारिका के अंदर क्या थे, अभी हमने देखा कि गैस के गुंथित पिंड थे। क्या थे, तारे निहारिका के अंदर जो थे वो जो गैसें थी उनके गुंचित पिंड थे। जब वो गुंचित पिंड एक दूसरे के निकट आए तो उनमें घर्षण हुआ, टकराव हुआ और वो एक दूसरे से अलग होते चले। ठीक है, जब वो अलग होते चले गए तो कुछ एकदम से सूर्य के नजदीक रह गए, छोटे छोटे आकार में वहीं ठंडे हो गए और ठोस रूप ले लिया। कुछ जो हल्के पदार्थ थे, बहुत हल्के थे और वो एकदम वो एकदम काफी दूर चले गए, तो उनसे भी धीरे धीरे जाके उन्होंने ठंडा होना शुरू किया। दूर चले गए तो धीरे धीरे ठंडे हुए, तो उनका आकार बड़ा हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार अनेक प्रकार के ग्रहों का निर्माण हुआ। क्लियर? ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रहों का निर्माण, कि ये अलग अलग आकार के हैं और अलग अलग दूरी पर है। सूर्य से कौन कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब इसको हम सौरमंडल से लेते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, जो निहारिका ध्वस्त हुई, निहारिका ध्वस्त होने में 5 से 5.6 वर्ष पूर्व निहारिका ध्वस्त होनी, मतलब टूटनी शुरू हुई। जब वो निहारिका टूटनी शुरू हुई, जब ये निहारिका टूटनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे जो हल्के पदार्थ थे वो पदार्थ दूर की ओर चले गए और जो भारी पदार्थ थे वो नजदीक रह गए। कैसे? तो उसमें देखो, जैसे सूर्य था, इससे ये धीरे धीरे पदार्थ अलग होते गए, ये डिस्क आई, इससे पदार्थ अलग होते गए और उसी रूप में इन्होंने घूमना शुरू कर दिया। अब जो पदार्थ नजदीक ही थे, क्योंकि सूर्य की सौर वायु भी अधिक थी, तापमान भी ज्यादा था, तो जो नजदीक थे वो धीरे से छिटक कर अलग हुए और तुरंत ठंडे हो गए, क्योंकि सूर्य की सौर वायु के कारण उनके बीच की हवा निकल गई और वो दूर की ओर चले गए। जो हल्के पदार्थ थे वो दूर की ओर चले गए, मतलब जो हल्की गैसें थी वो दूर की ओर चली गई और दूर जाकर ठंडी हुई, जिससे उनका आकार बड़ा हो गया। तो इस प्रकार सौरमंडल का और ग्रहों का निर्माण हुआ। सौरमंडल है क्या? सूर्य और उसके 8 ग्रह, इसके अलावा अनेक प्रकार के जलवाष्प, धूलिकण, अनेक प्रकार की उल्काएं, उल्काश में ध्रुव तारा इत्यादि के समूह को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। ये हमारा सौरमंडल का पार्ट। क्लियर? जो उल्काएं निकलती हैं, मेटेओर जो ऊपरी भाग से टूटती है, तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय उल्काएं कुछ ठोस पदार्थ टूटकर नीचे की ओर गिरे और अंतरिक्ष में ही लटके रहे, जिसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। देखे होंगे ना, कई बार कहते हैं तारा टूट गया और नीचे की ओर आ रहा है। वो क्या है? वो शूटिंग स्टार है, टूटते हुए तारे। अब वो जब आते हैं तो धरातल पर गिरते हैं, तो उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें क्या पता चला कि उसमें अनेक परतें पाई जाती हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय तो इनका निर्माण हुआ ना, तो उससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी परतें पाई जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ हम देखते हैं
कि ये कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ दूर, कुछ हल्के, ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह क्या है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसमें आपके सभी 8 प्लैनेट्स के नाम हैं। तो हमारा सौरमंडल सूर्य, उसके 8 ग्रहों, लगभग 63 से ज्यादा उपग्रह, अनेक प्रकार की उल्काएं, उल्काश्म, क्षुद्र तारे इत्यादि से मिलकर बना। अब इससे क्या पता चला, माई से एम यानी बुध, वेरी से वी यानी वेनस शुक्र, माई वेरी एजुकेटेड ई से अर्थ पृथ्वी, एम मदर से एम मार्स मंगल, उसके बाद जस्ट से जे जुपिटर यानी बृहस्पति, सर्व से एस से मतलब सर्व सैटर्न शनि, और यूरेनस अस से यू से यूरेनस, और नूडल से एन नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स बने। अब इनकी दूरी के अनुसार आप देखोगे, यहाँ तक के जो प्लैनेट्स हैं, यहाँ तक बृहस्पति से इधर आप देख रहे होगे ना, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, जिसको जोवियन कहा जाता है। उसके बाद अंदर के सारे छोटे हैं, और इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? और इनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं। ये पार्थिव ग्रह हैं, सूर्य के नजदीक है। जैसे ही आद्य पदार्थ, गैसीय पदार्थ से अलग हुआ, तो जो भारी पदार्थ थे वो नजदीक ही तुरंत ठंडे हो गए। सौर वायु के कारण उनके बीच की हवा, जो गैस थी, वो बाहर की ओर चली गई, तो वो सॉलिड पार्ट रह गया और तुरंत ठंडे हो गए, जिसके कारण उनका आकार ठोस हो गया, कठोर हो गया, और कैसा, चट्टानी रह गया। ठीक है, तो ये बुध का है, फिर वेनस है, अर्थ है, मार्स है। आगे की ओर आप देखोगे, ये 4 वाले इन प्लैनेट्स को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और यहाँ से बाहर वाले जो 4 हैं, बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बाहरी प्लैनेट कहते हैं। इनको हम गैसीय प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गैस की मात्रा अधिक होती है। अब आप सोच रहे होगे ऐसा क्यों है, इनका आकार भी बड़ा है। इनको जोवियन लाइक प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि सौर वायु के कारण इनके बीच की वायु तो निकल गई, लेकिन जैसे जैसे सौर वायु दूर गई तो उसका प्रभाव कम हो गया, और ये हल्के थे, तो ये दूर जाकर ठंडे हुए, इसमें समय लगा, जिसके कारण इनका आकार बड़ा रहा। और ये हल्के हैं, गैसीय प्लैनेट्स हैं। सबसे बड़ा जुपिटर है, दूसरा सैटर्न है, फिर आपका यूरेनस है, फिर आपका अर्थ है, फिर नेपच्यून है, फिर आपका वेनस है, मार्स है, और सबसे छोटा है मरकरी, बुध। क्लियर हो गया? तो ये हमारे आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह। बीच में आप देख रहे होगे मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इनको हम ग्रहाणु या क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो आंतरिक और बाहरी ग्रहों को एक दूसरे से अलग करते हैं। अप टू हियर आई होप यू अंडरस्टैंड। इज इट एनी प्रॉब्लम? इज प्रॉब्लम? नो, ओके, देन इट्स गुड। देन मूव फॉरवर्ड। अगला आता है हमारा चंद्रमा का निर्माण। चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.4 करोड़ 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ मैंने एक नाम लिखा हुआ, डार्विन। 1838 में चार्ल्स डार्विन ने संबंधी एक सिद्धांत दिया। चंद्रमा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, बुध के और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा बृहस्पति के हैं, फिर शनि के हैं। तो इनके उपग्रह क्या होते हैं? ग्रहों से छोटे, जो उनके चारों ओर ही परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा के निर्माण संबंधी डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया। डार्विन ने क्या कहा? डंबल देखा है आपने, बजाते होगे ना स्कूल में। डंबल क्या होता है? बीच से तो पतला होता है, और आगे से और पीछे से दोनों साइड, जैसे ये पतला हो गया, ये मोटा होता है। जब घूमता गया, डंबल के आकार में था, घूमता गया, तो घुमाव के कारण टकराव जब उत्पन्न हुआ, तो ये बीच वाला पार्ट टूट गया और ये एक दूसरे से अलग हो गया। तो उससे एक पृथ्वी रहेगी और दूसरा चंद्रमा रहेगा। लेकिन डार्विन के इस सिद्धांत में कोई ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दी, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली। और फिर एक वास्तविक रूप में जो बड़ा सिद्धांत था, जिसको मान्यता, वो क्या था कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसी समय कुछ पदार्थ छिटक कर अलग हो गए, और जो पृथ्वी से अलग हुए उसी रूप में बने हुए थे,
जो पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसी के चारों ओर घूमने लगे, तो उसको हमने चंद्रमा या पृथ्वी के उपग्रह का नाम दिया। तो इस प्रकार उपग्रहों का निर्माण हुआ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी का उद्भव कब हुआ? लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व। हमने उस दिन जब दूसरा चैप्टर किया तो उसमें हमने किया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है और क्यों हमें पता चला, तो वो हम बहुत डिटेल किया। यहाँ केवल हम पृथ्वी के उद्भव की बात करेंगे। जो उल्काएं हैं, शूटिंग स्टार्स हैं, उनके अध्ययन से हमें क्या पता चला कि जैसे पृथ्वी के ऊपर से वो आती, ऊपर अंतरिक्ष से आती हैं, तो उसमें अनेक परतें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी परतें हैं। अब ये कहाँ से आई? बिल्कुल, तो इसमें मैंने एक साथ में, हाँ ये आ गया पृथ्वी का उद्भव। तो इस समय क्या हुआ कि अनेक परतें पाई जाती हैं। अब ये परतें कैसे बनी? अलग अलग घनत्व के पदार्थ थे। तो उसमें क्या था, जो हल्के पदार्थ थे वो बाहर की ओर फ्लोट करते रहे, जो भारी पदार्थ थे वो ठंडे होकर ठोस होते गए और अंदर की ओर बैठते गए। जैसे अगर हम पानी में कोई चीज डालते हैं तो हल्की होगी तो तैरती रहेगी, भारी होगी तो वो नीचे बैठ जाती है। तो उस प्रकार से कुछ भाग पर जब ये टूटते हुए स्टार्स या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसी समय ये ठोस पदार्थ अलग होते गए और ठंडे होते गए। ठंडे होकर इन्होंने एक विशाल प्रकार के पिंड का रूप ले लिया, जिससे पृथ्वी का विकास हुआ माना जाता है। और वो लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अगला आता है स्थलमंडल का विकास। स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ? एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ, विभेदन, है ना। अनेक प्रकार की गैसें, अनेक घनत्व के पदार्थ, धूल कण इत्यादि पाए जाते हैं। ये आद्य पदार्थ कहलाता था, जिससे पूरी पृथ्वी का, तारों, ग्रहों सभी का निर्माण माना जाता है। तो स्थलमंडल का विकास भी कैसे हुआ कि जब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, घर्षण के कारण जब घूम रहे थे सभी पदार्थ, तो उसी समय ये पदार्थ जब ठंडे होने लगे, कालांतर में समय बीतता गया, ठंडे होने लगे, तो ये पदार्थ धीरे धीरे ठंडे होकर जो भारी पदार्थ थे वो अंदर की ओर जाते गए और जो हल्के थे वो अलग होते चले, घूर्णन होता चला गया। हल्के एक तरफ हो गए और भारी एक तरफ हो गए। तो विभेदन क्या है? हल्के और भारी अधिक और करने की विभेदन कहा जाता है। क्लियर? अधिक और कम घनत्व वाले पदार्थों को एक दूसरे से अलग करने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे हुई कि जब जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी वो हल्की थी, अनेक प्रकार की और गैसें थी, गैसें हल्की थी, जो ठोस पदार्थ थे वो भारी थे, घनत्व अधिक था, तो क्या हुआ कि जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर जल्दी से ठंडे हो गए और ऊपरी परतों में रह गए। धीरे धीरे वो कठोर होते गए और उनसे हमारी भूपर पट्टी का निर्माण हुआ। जो भारी पदार्थ थे वो अंदर की ओर चले गए और उनसे हमारे क्रोड़ का निर्माण हुआ। जैसे क्रोड़ में घनत्व भी बहुत अधिक होता है। अब और क्या हुआ कि जब घनत्व और तापमान अधिक था तो उस तापमान के कारण आंतरिक भाग में कुछ प्रक्रियाएं होने लगी, जिसके कारण आंतरिक भाग से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जब ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे तो उससे गर्म जल के झरने इत्यादि आए, तो उससे अनेक प्रकार की गैसों का उत्सर्जन आंतरिक भाग से हुआ, जिससे हमें ये स्पष्ट हुआ कि आंतरिक भाग में तापमान और घनत्व अधिक है। जब वो ऊपर की ओर आए तो अगला पॉइंट इसी में हमारा वायुमंडल का है, गैस उत्सर्जन। कि गैस उत्सर्जन क्या है? आंतरिक भाग से गैसों का निकलना, ऊर्जा का निर्मुक्त होना गैस उत्सर्जन कहलाता है। यानी जब आंतरिक भाग में घनत्व और ताप अधिक था तो उसके कारण संवहन धाराएं उत्पन्न हुई, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसके कारण धरातल में ऊपरी परतों में जुटाव हुआ और वो ऊपर से नीचे से बाहर की ओर आने लगी, जिसके कारण जब वो बाहर की ओर आए तो उससे संवहन धाराओं का जन्म हुआ। जो धरातल पर वाष्पीकरण क्रिया थी या आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी, उसके कारण अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के साथ क्रियाएं भी हुई और वाष्पीकरण बना, जिससे बादल बने, बादलों से वर्षा होने लगी, जिससे जो नीचे भाग थे उनमें व्यापक जल भर गया, जिससे जलमंडल का विस्तार हुआ। ठीक है, तो वायुमंडल, अब वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी,
हल्की प्रारंभिक में तो यही थी, लेकिन आपको मालूम है कि पृथ्वी का वायुमंडल वातावरण जो था बिल्कुल वीरान था, रहने लायक नहीं था और बहुत ही चट्टानी था। कैसे इस पर जीवन का विकास हुआ, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संभव हो पाया, जिसमें वाष्पीकरण यानी आंतरिक भाग से गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिसके कारण अधिक तापमान के कारण समुद्री जो जलीय क्षेत्र थे उनसे वाष्पीकरण हुआ, पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन हुआ, जिससे बादल बने, संघनित हुए जलकण बादल बने और फिर धरातल पर वर्षा हुई। तो वर्षा में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ जब प्रक्रिया आई और वो घुलनशीलता आई तो उसके कारण जल ही जल अधिक हो गया, जल का विस्तार अधिक हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अनेक प्रकार की गैसें, जब वायुमंडल अधिक विकसित हुआ तो उसमें अनेक प्रकार की गैसें सम्मिलित हो गई। अब वो कौन कौन सी गैसें अब हम वर्तमान में देखते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है और अनेक गैसें जो हम अगले 9th चैप्टर में करेंगे। और उसके बाद आता है जीवन की उत्पत्ति। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत ही रहस्यमय घटना। अब जैसे वो कहते हैं ना कि अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई, सेम वैसी ही बात है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे, क्या बच्चा आया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, निरुत्तरित। उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ईव की स्टोरी है और हम दार्शनिक विचारधाराओं को अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, ठीक है। हम एडम ईव की स्टोरी भी ऐसे हुआ, ये हुआ, लेकिन जब हम भूगोल की बात, साइंटिफिक प्रूफ फैक्ट और प्रभाव की बात करते हैं तो विज्ञान की पृथ्वी पर उत्पत्ति किस कारण हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुई। कि वैज्ञानिकों ने माना कि प्रारंभिक समय में कुछ ऐसे अणु थे जो अपने अंदर ऐसी सामर्थ्य रखते थे जो अपने आप ही दोगुने हो जाते थे और उनमें निर्जीव पदार्थों को सजीव पदार्थों में बदलने की क्षमता थी, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ और वो लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास हुआ। अब अगर हम भूवैज्ञानिक विकास क्रम को देखते हैं, कालक्रम को देखते हैं, जो हमारी ये टेबल दी हुई है, जो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन ये भूवैज्ञानिक कालक्रम हमें प्रूव करता है कि बताता है कि सबसे जीवन का विकास जलीय क्षेत्रों में हुआ, है ना। जो मिलती हैं नेलिकाई, एल्गी, फंगी जो मिलती हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले समुद्रों पर उनका विकास हुआ, जलीय भागों में हुआ। उससे धीरे धीरे फिर सरीसृप, गेंगे इत्यादि का विकास हुआ। उसके बाद फिर ट्रियासिक जुरैसिक युग में डायनासोर का विकास हुआ। फिर कार्बोनिफेरस युग में कोयला पेट्रोलियम का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे ये लुप्त होते चले गए, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए। फिर धीरे धीरे धरातल पर मेंढक, दीमक, चींटी इत्यादि का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे आदि मानव, वन मानुष का विकास हुआ, जो लकड़ी काटता था, वनों से संग्रहण करता था, आखेट करता था, आजीविका करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने जाना कि ऐसा क्यों होता है। जब वो अणुओं का विकास होता गया और उनमें जीवन आया तो मानव का विकास हुआ और फिर सबसे पहला ज्ञानी मानव जिसको हम कहते हैं वो है होमो सेपियंस। तो इस प्रकार एक लंबी जीवन की कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जीवन का विकास हुआ। क्लियर? तो ये टॉपिक था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार हम दोबारा रिकैप करते हैं, रिकैप कर लेते हैं इसको। तो रिकैप में क्या है, प्रारंभिक सिद्धांत किया हमने, उसमें इमैनुअल कांट की गैसीय परिकल्पना ये आ गई। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये नेबुला था, नेबुला से निहारिका बनी, नेबुलर हाइपोथेसिस बनी, जिससे ये अलग अलग खंडों में विस्तृत हो गए, फिर ये अलग भागों में बटे, किसके कारण, कोणीय संवेग अधिक होने के कारण। चैम्बरलिन और मोल्सन ने क्या दिया,
कि एक सिगार शेप में मेन पदार्थ से उसके पदार्थ अलग होते चले गए, क्योंकि एक और अधिक विस्तार वाला तारा पास की ओर आया। जेम्स जेफरी ने कहा कि नहीं, कोई एक पास से मेन से ही अलग नहीं हुआ, बल्कि कोई दूसरा तारा आया, वो अचानक उससे टकराव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग हो गए। फिर ऑटो स्मिड और कॉल वाइजर की थी, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। ये बताया कि पृथ्वी का वायुमंडल किन चीजों से मिलकर बना, हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से। उनमें घनत्व की और घर्षण की, गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता होने के कारण अलग अलग पदार्थ एक दूसरे से अधिक गति करने लगे भिन्न भिन्न रूप में, और एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए। अगला हमने किया आधुनिक सिद्धांत, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। पूरे चैप्टर में एक बड़ा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्या है। 3 स्टेप उसके बताए। पहले में एकाकी अणु था, फिर बिग बैंग हुआ और फिर उसका विस्तार हुआ। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तारों का निर्माण कैसे हुआ? गुंथित गैस के पिंड थे, जिनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भारी पदार्थ थे, ठंडे अक्षेत्र थे, वो अलग होते चले गए, ठोस होते गए, अलग होते चले गए, और जो गैसीय लम्प्स थे, गुंथित पिंड थे, वो एक दूसरे के निकट आते चले गए और विशाल निहारिकाओं का, आकाश गंगाओं का निर्माण किया। आकाश गंगा इतनी विस्तृत होती हैं कि उनकी दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो गैसीय पदार्थ थे, उससे तो तारों का निर्माण हुआ, लेकिन जो ठोस पदार्थ थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अब सौरमंडल का निर्माण, कि ग्रहों का निर्माण जब हुआ, वो अलग अलग रूप में छिटक कर एक दूसरे से अलग हुए, जिससे उनका आकार, रूप और साइज सब कुछ अलग अलग हुआ। जब इन ग्रहों का निर्माण हो गया, तो इन्हीं से ही, जैसे हमने कहा ना विस्तारित, कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, तो उसी प्रकार इसमें फिर विस्फोट होते चले गए, घर्षण हुआ, टकराव होते चले गए, और ये भी आपस में टूटते रहे, जिसके कारण चंद्रमा का, उपग्रहों का निर्माण हुआ। फिर पृथ्वी का उद्भव, उसके बाद स्थलमंडल का विकास हुआ, कैसे भूपटपट्टी का निर्माण हुआ, कैसे परतें पाई गई। फिर वायुमंडल व जलमंडल का, यानी जो ठोस पिंड थे नीचे आए, वो ऊपर नीचे भाग बन गए। जब वाष्पीकरण होकर बादल बने, संघनित हुए, वर्षा हुई, तो उन भागों में जल भर गया और वो विस्तृत हो गए, जिसको जलमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसीय पदार्थ थे जो चारों ओर निकलने लगे, जिसमें डी गैसिंग, गैस उत्सर्जन और ऊपर विभेदन, इन प्रक्रियाओं ने विशेष योगदान दिया। गैस उत्सर्जन में क्या था? ज्वालामुखी विस्फोट। और जीवन की उत्पत्ति सागरीय भागों में मानी जाती है, जो रासायनिक अभिक्रिया है। उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे H2O, 2 चीजें मिल गई ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कितने हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 हो गया, H2O, तो क्या बन गया? जल, एक नया जीव उत्पन्न हो गया। तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि जीवन की उत्पत्ति किसी प्रकार जीवों के जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनमें अपने आप को दुगना करने की क्षमता है, और वो निर्जीव पदार्थों को सजीव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो विशेषकर एल्गी, फंगी इत्यादि का विकास हुआ, जो समुद्री भागों में धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो इस प्रकार आज की हमारी कहानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कंप्लीट होती है।